नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का आज हम रिवीजन करेंगे। आगे की क्लास हम कल करेंगे। तो ये जो रिवीजन है ये आपको नोटबुक में करना है पूरा का पूरा, प्लस जिनके भी गलतियां आई है जहाँ जहाँ पर हुई है वो गलतियां आप देख लो और आगे सुधार रखना है कि किस प्रकार से हमें इनको करना है। तो पहला जो क्वेश्चन क्या था कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी हमें टेंस जो वर्ब की फॉर्म है वो करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो एड वर्ब मिल जाती है, नहीं तो वाक्य क्या कहना चाह रहा है उसके आधार पर हो सकता है। तो हिंदी अर्थ सबसे पहले सब्जेक्ट है दे, मॉप यानी पोछा लगाना, साफ करना, सफाई करना। द फ्लोर जस्ट नाउ, तो जस्ट के बाद में नाउ है। तो मैंने बताया था वहां पर नाउ को नहीं ध्यान में रखना है, जस्ट नाउ यानी अभी अभी, कि उन्होंने अभी अभी फ्लोर को साफ किया है। अगर जस्ट नाउ याद नहीं है तो भी हमें समझ में आ रहा है कि जस्ट नाउ का हिंदी अर्थ क्या है, यानी कि अभी अभी साफ किया कि एक ऐसा कार्य जो प्रेजेंट में शुरू हुआ था और कुछ समय पहले ही समाप्त हो गया है। तो मैंने खाना खा लिया है, यानी खाना खाने का काम पूर्ण हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जस्ट नाउ किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई, हैज या हैव। और परफेक्ट कोई सा भी होता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दे हमारा सब्जेक्ट है, तो दे क्या होता है? दे का मतलब वे यानी ये प्लूरल है। तो प्लूरल है तो एस फॉर सिंगुलर, तो प्लूरल के लिए हैव लगेगा। और मॉप की थर्ड फॉर्म मॉप। दे हैव मॉप्ड द फ्लोर जस्ट नाउ, उन्होंने अभी अभी जो फ्लोर है उसको साफ किया है, पोछा लगाया है। अगला है माई ब्रदर डू। तो यहां पर पहले ये देखो, इससे जस्ट नाउ से हमें याद हो सकती है कि प्रेजेंट परफेक्ट का हमने क्या सूत्र बनाया था। क्या सूत्र था? सो ये आल जू यूपी से ला रे, यही सूत्र था ना। सो का मतलब सो फार, आल का मतलब ऑलरेडी, जू का मतलब जस्ट, यूपी यानी अप टू नाउ, टिल नाउ। सो ये आल का मतलब ऑलरेडी, ला का मतलब लेटली, से का मतलब सेवरल टाइम्स और रे का मतलब रिसेंटली। अगर ये आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरा जाता है। फिर एक एवर का पढ़ा था कि एवर आता है तो प्रश्न पूछा जाता है। ये का मतलब येट होता है, येट नेगेटिव सेंस में रखता है, यानी कि हमें एक बार ही याद हो जाती है। अगर हम हिंदी अर्थ जानते हैं तो आराम से इसको भी कर सकते थे, नहीं तो एडवर्ब तो आई हुई है, वाक्य का भाव समझ में आ सकता है। अगला है माई ब्रदर, मेरा भाई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो रही है। अरे मेरा भाई के लिए हम प्रोनाउन तो ही लगाएंगे, अभी हम नरेशन पढ़ रहे हैं, नरेशन में हमने ही यूज करना सीखा है। हम यहाँ पर गलती कर देते हैं, हम ये आई को मान लेते हैं। आई का पॉजिटिव केस है माई, लेकिन माई जब भी पॉजिटिव केस आता है तो उसके साथ में नाउन आता है तो वो सिंगुलर है। माई ब्रदर मेरा भाई, यानी कि मेरा भाई, मेरे भाई के लिए हम क्या लगाएंगे? ही। माई सिस्टर मेरी बहन, तो यहाँ पर सी लगाएंगे। ये समझते नहीं कि सिंगुलर है प्लूरल है। माई ब्रदर सब्जेक्ट है, मेरा भाई सिंगुलर होगा। सर आई को बताया है प्लूरल है तो हम प्लूरल मान लेते हैं। गलतियां यहीं पर होती है। एक्सरसाइजेज ऑन टेंस एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय। तो इस समय मेरा भाई है, वो टेंस की जो एक्सरसाइज है वो कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूज है और प्रेजेंट कंटिन्यूज है। एट दिस टाइम आया हुआ है। क्या सूत्र था? सूत्र क्या बनाया था इसका? सूत्र अभी याद है या नहीं है? जो हमें एक बार ही वो सूत्र याद हो जाता तो पूरा का पूरा हो जाता। अब इन दिनों यह मोती तो ऐसी में है, यही पढ़ा था। नाउ इन दीज डेज दिस मोती तो एट ऐसी। तो एट ऐसी और MOTI, TI का हमने बताया था कि टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस समय, इस क्षण। जब भी आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना था। अब दिस का डेट हो जाता है तो कौन सा टेंस हो जाता है? अभी नरेशन में भी पढ़ रहे हैं, हमने टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़े तो हमने दिस को किस में चेंज किया था? डेट में। तो अगर इस वाक्य में
करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में दैट लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूज। यहाँ दिस लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूज। तो माई ब्रदर, मेरा भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि माई ब्रदर सिंगुलर है तो इज एस फॉर सिंगुलर। और हमेशा कंटिन्यूज में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? डूइंग। 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि दूसरे नंबर का टेंस यानी कोई सा भी कंटिन्यूज हो, चौथे नंबर का टेंस परफेक्ट एंड कंटिन्यूज हो, हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। एट दिस टाइम यानी इस समय, हिंदी अर्थ कर लो, रहा है लगेगा कि मेरा भाई है वो अभी टेंस पर एक्सरसाइज कर रहा है, यानी टेंस पर कुछ अभ्यास कर रहा है। उसके बाद में बाय द एंड ऑफ दिस नवंबर, मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया कि इस टेंस का केवल एक ही ये है, एक ही एडवर्ब याद रखनी है। मैंने बार बार कहा था जोर देकर कि इसमें हमेशा बाई प्लस टाइम आ जाए, लिखा हुआ बाई द एंड ऑफ दिस नवंबर, इस नवंबर के अंत तक बाई प्लस टाइम आता है। जस्ट नाउ, टिल नाउ आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन बाई नाउ आता है, ये भी बताया था कि बाई नाउ आता है तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरा जाता है। कि बाई के बाद में कभी भी समय आ जाता है तो हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूज। तो ये लिखा हुआ बाई प्लस टाइम द एंड ऑफ दिस नवंबर, बाई द एंड ऑफ दिस नवंबर, इस नवंबर के अंत तक, यानी कि नवंबर आया नहीं है तभी तो अंत तक कहा है। आवर स्कूल हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो विद्यालय है, गो की फॉर्म बढ़नी है। ऑन एन एजुकेशनल टूर ऑफ जयपुर, जयपुर के एक शैक्षणिक भ्रमण पर जाएगी। हमारा जो विद्यालय है वो एक जयपुर का शैक्षणिक भ्रमण कर चुका होगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट आएगा, बाई प्लस टाइम है। तो आवर स्कूल, मैंने कहा था सबके साथ विल लगा दो, आई और वी को छोड़कर। तो आवर स्कूल यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की हमें हेल्पिंग और अभी याद नहीं, प्रॉब्लम ये है। मैंने ये बताया था फ्यूचर टेंस में विल और सेल सब में आएगा। फिर मैंने बताया था कि परफेक्ट है तो एच आता है, तो विल और सेल तो फ्यूचर में आता है। विल हैव, सेल हैव, कभी भी विल हैज नहीं होता, ये भी बताई हुई बात है कि विल हैव और सेल हैव। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। और परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। हिंदी अर्थ क्या होगा? इस नवंबर के अंत तक यानी समाप्ति पर हमारा विद्यालय जयपुर का एक एजुकेशनल टूर कर चुका होगा, यानी कि हम जयपुर जाकर आ चुके होंगे नवंबर के अंत तक। उसके बाद में अगला है लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। एगो प्ले, ये मैंने सूत्र बताया था प्ले वाला कि एगो आता है तो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस भरा जाता है। देयर, उस देयर से सेंटेंस है। लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब तो बहुत समय पहले की बात है। हिंदी अर्थ आता है, हमने 8th क्लास तक 9th क्लास तक स्टोरीज याद की थी, उनमें बार बार ये शब्द आता था। तो ये लॉन्ग लॉन्ग एगो किसको शो करता है? पास्ट को, कि बहुत समय पहले की बात है। किसकी फॉर्म बननी थी? बी की। तो देयर, देयर से जब वाक्य हो तो यहाँ हेल्प, खालिस्तान के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आता है एलोएन, एक शेर, सिंगुलर है। किसकी फॉर्म बननी है? बी की। तो बी की फॉर्म मैंने जो बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश उसमें मैंने बताया था, एक एक वर्ब बताई थी कि ये वर्ब ऐसी है, ये इसका ऐसे यूज करना है। तो बी की पास्ट में फॉर्म होगी क्योंकि पास्ट की बात लिखी हुई है। तो प्रेजेंट में फॉर्म होती है इज आर एम और पास्ट में होती है वाज या वर। तो यहाँ पर एल ओ एन, तो डब्ल्यू ए एस वाज, एंड लास्ट में एस आ रहा है, एस फॉर सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या बनना था? वाज। अब कुछ नकल करने वाले होते हैं वो पर यहाँ पर बी की फॉर्म ही नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर लिव भर रहे हैं कि लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। मैंने कहीं पर भी लिव तो लिखा ही नहीं, बी लिखा हुआ था, बी की फॉर्म भरनी थी, बस आंखें बंद करके लिख दी थी। यानी कि थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें किसकी फॉर्म भरनी है, किस प्रकार से आएगा। एक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जल्दी से बस हिसाब कर दिया, जितना भी है आराम से करो, समझ कर करो, चाहे एक बार टाइम लगेगा कोई बात नहीं। उसके बाद में अगला है, यहाँ वाज क्यों आया पता है ना? बी की फॉर्म में पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो पास्ट है तो वाज की फॉर्म, बी की फॉर्म वाज और वर होती है।
तो यहाँ पर LON ये सिंगुलर है तो S फॉर सिंगुलर वाज ही होगा। लिव की फॉर्म होती तो लिव्ड भरते, सही है, देयर लिव्ड ए किंग लोयन इन द फॉरेस्ट। अगला सेंटेंस है इट रेन इन आवर विलेज सिंस संडे। साफ, मैंने कहा था आज हमारे टेंस साफ हो गए हैं पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूज में, कि प्रेजेंट कंटिन्यूज कोई सा भी कंटिन्यूज हो और परफेक्ट एंड कंटिन्यूज हो, उनमें फर्क क्या होता है? हिंदी तो यही लगता है ना, रहा, रही, रहे। भाई पास्ट कंटिन्यूज है तो रहा था, रही थी। फ्यूचर कंटिन्यूज है तो रहा होगा, रही होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो रहा है, रही है। लेकिन चौथे नंबर यानी परफेक्ट एंड कंटिन्यूज की भी हिंदी पहचान यही होती है, लेकिन इसमें क्या समय प्लस समय के साथ से लगा हुआ होता है, फिर रहा, रही, रहे आता है। और समय को इंडिकेट करने वाला क्या है? सिंस, फॉर और आल, कि सिंस, फॉर और आल के बाद में कभी भी टाइम आता है तो सबसे पहले हम प्रीफर करेंगे प्रेजेंट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूज को। इसमें और कोई वाक्य नहीं था तो प्रेजेंट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूज इसमें आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेज, हैव प्लस बीन, 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ इट है, इट सिंगुलर है, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो इट के साथ में हेज, फिर बीन और रेन की फॉर्म बढ़नी है, रेन यानी बारिश, आईएनजी लगा देंगे रेनिंग। कि हिंदी अर्थ क्या होगा? रविवार से हमारे गांव में बारिश हो रही है, यानी कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है समय के साथ में, तो वहां पर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो इसमें तो जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है इसमें तो कुछ गलतियां आई थी, जैसे कि एक तो इस बी की फॉर्म में गलती आई थी सबसे ज्यादा, कि बी की फॉर्म हम भूल गए हैं, हम लिव्ड भर रहे हैं, कहीं पर लिव का लिखा हुआ नहीं है फिर भी अपनी तरफ से मेंशन कर रहे हैं। तो ये 5 जो सेंटेंस थे ये थे। उसके बाद में पैसिव वॉइस के सेंटेंस हम हल करेंगे कि वो किस प्रकार से होंगे। तो पैसिव वॉइस के हल करें उससे पहले हमें नियम याद कर लेने थे कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? मेन वर्ब के बाद में। फिर P3 की पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर और भी याद नहीं रहे तो पैसिव वॉइस है वो अपने आप को छोड़कर नहीं जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस है उसी टेंस में रहता है जिस टेंस की बात हो रही है। सूत्र था कि कौन सा टेंस किस प्रकार से चेंज होता है। 1 बराबर 2, 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, 3 बराबर 3 साथ में बीन और 4 बराबर नो चेंज। 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। मॉडल के बाद में बी लगाई जाती, यानी कि ये सभी की हमारे सब पढ़ी हुई थी और शायद जो पैसिव वॉइस के रूल हैं वो 2 मिनट में एक्सप्लेन हो जाते हैं कि ये इस प्रकार से होगा। अभी मैंने जो है वो बता दिए हैं कि किस प्रकार से होंगे। हम पैसिव वॉइस के कुछ जो 5 हमने सेंटेंस दिए थे उनका हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से होगा। ये कुछ पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस थे। पैसिव वॉइस का पहला नियम क्या था? जैसा है वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। एक्सक्लेमेशन का मार्क है तो एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा, पहला रूल। दूसरा रूल था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, और ये हमें पता है कि कहां पर कौन होता है, बेसिक टर्म्स में पढ़ा था। तीसरा रूल था P3 कि पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जो हम बड़ा रूल लास्ट में रूल मानते हैं तो ये रूल था कि 1 बराबर 2, 2 बराबर 2 साथ में बीइंग और 3 बराबर 4 बोल दो या 3 बराबर 3 साथ में बीन। बस इतना सा रूल था। फिर आगे ये पूरे टेंस हो गए हैं इतने में से, 2 मिनट ही नहीं लगेंगे। फिर आया था मॉडल की। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड। तो कोई सा भी मॉडल है उसके बाद में क्या लगा दो? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के बाद बी लगा दो, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस था तो इंपेरेटिव सेंटेंस का भी हमने आराम से पढ़ा कि लेट प्लस बी। अगर ऑब्जेक्ट हो तो नहीं है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, उसके बाद टू लगा दो, वाक्य में सेम टू सेम लिख दो। यानी कोई सा भी बड़ा रूल नहीं था। टू आता है, गोइंग टू वर्ब आती है तो उसके बाद टू के बाद बी लगाना है, मॉडल के बाद में बी लगाना है, लेट के बाद में बी लगाना है। बी की बात हो रही थी, फिर भी उनमें यहां पर गलतियां हो रही थी। पहला सेंटेंस क्या है? वी में विन द मैच, ये रहा मैं,
मॉडल का रूल बताया, मॉडल कभी भी भेदभाव नहीं करता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ समान रूप से आएगा। तो वी में विन द मैच, तो इसका मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट वी है। विन, विन यानी जीतना, ये हमारी मेन वर्ब है। क्या आप जीत सकते हैं द मैच, मैच को जीत सकते हैं। तो द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेन वर्ब के तुरंत बाद में, तो द मैच जैसा है वैसा ही रहेगा। ये सब्जेक्ट है, ये तो बन जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है सब्जेक्ट, इतना ही चेंज है। द मैच, उसके बाद मैं का मैं ही रहेगा जैसा है। अब मैं है मॉडल, मॉडल के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, बी लगा दी, बी लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो विन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉन। द मैच में बी वॉन बाई अस लिख दो। अस क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट में जा रहा है मेन वर्ब के बाद में, कभी भी कौन सा केस नहीं आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। हैव यू सीन माई नोटबुक, अब इसमें गलतियां कर दी। अब मैंने पहले ही बताया था कि नरेशन और पैसिव वॉइस आपको गड़बड़ करवाएंगे। आप नरेशन के रूल तो पैसिव वॉइस में लगा दो, कोई पैसिव वॉइस के नियम हम नरेशन में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बताया जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। फिर भी समझ में नहीं आई तो फिर आपको रिवीजन सही ढंग से एक वीडियो देखना ही नहीं है, उनको समझना भी है कि किस प्रकार से ये हो रहा है। हैव यू सीन माई नोटबुक, जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन ही आएगा। नरेशन में क्या रूल है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन को हमें हटाना पड़ता था। अब फिर प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये सी यानी देखना, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये पॉजिटिव केस अकेला नहीं आता है, ऑब्जेक्ट ये रहा माई नोटबुक, मेरी कॉपी। अब माई नोटबुक है, नोटबुक्स नहीं लिखा हुआ है, तो माई नोटबुक यानी मेरी जो नोटबुक है वो सिंगुलर है कि नहीं है, सिंगुलर है, सब हैव लगा रहे हैं, कोई हैव लगा रहा है, लगभग ने हैव लगाया है। हैव कहां से आएगा, एस फॉर सिंगुलर होता है। कहने का मतलब है, ये टेंस कौन सा पहले तो ये बताओ, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन से नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। 3 का रूल क्या है, 3 बराबर 3 साथ में बीन, यानी कि हैज हैव ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, साथ में क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो सबसे पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये बनेगा ऑब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है तो थर्ड फॉर्म ही, और माई नोटबुक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर यू ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, तो माई नोटबुक। अब मेरी जो नोटबुक है यहां पर आप हैव का यूज कर रहे हो, हैव कैसे आएगा, ये माई नोटबुक, मेरी नोटबुक तो सिंगुलर है, यानी कि यहां पर हैज। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो अगर हेल्पिंग वर्ब डबल हो, देखो हैज के साथ बीन आ रहा है, तो फिर मैंने कहा था कि सब्जेक्ट लिखने के बाद में बीन लिखना है, यहीं पर यूज कर रहे हैं, जबकि बीन कहां आएगा, यहां पर। हैज माई नोटबुक बीन, और फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया है, फिर सीन, हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया है, ये देख लो। उसके बाद में सीन थर्ड फॉर्म ही होती है परफेक्ट में, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म होती है, तो यहां पर सीन का सीन लिख देंगे। उसके बाद में बाई, क्योंकि पैसिव में बाई लगाते हैं, बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू, और साइन ऑफ इंटरोगेशन ये नहीं लगा है, फुल स्टॉप लगा दिया, साइन ऑफ इंटरोगेशन को देखा ही नहीं। अगला सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू हेल्प यू, जैसा है वैसा ही रहेगा, गोइंग टू वाली वर्ब बनती है तो टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सब में यही बताया था कि अगर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसका पैसिव बनाना तो बी लगा दो, मॉडल है तो बी लगा दो। अभी ऊपर पहले सेंटेंस में बी लगाया, यानी कहने का मतलब है ये सब्जेक्ट है, ये तो बनेगा ऑब्जेक्ट, हेल्प यानी सहायता करना, यू ऑब्जेक्ट है तो ये बनेगा सब्जेक्ट। तो यू सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, सबसे पहले लिखेंगे यू, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह आ गया। उसके बाद इज, आर, एम, ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि गोइंग टू वाली वर्ब है,
तो इज आर एम, 3 भाई है, यू के साथ क्या लगाया जाता है, आर। गोइंग का गोइंग, टू का टू, अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए टू के बाद में, तो क्या लगाएंगे, बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड बाई, और ही जा रहा है ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ही, हिज, हिम। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। इजी है, बस टेस्ट के नाम पर भी कुछ घबरा जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम होती है कि टेस्ट है। उसके बाद में लिसन, सुनो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे सीखे थे कि लेट लगा दो, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर बी लगा दो, बी लगाते वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो मैंने एक ही तरीका बताया था, वाक्य का जो सेंस है उसके हिसाब से यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि यू आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो। तो आपने जो भी किया हो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर ऑर्डर्ड, तुमको आदेश दिया जाता है, देखो आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसके बाद जो लिखा हुआ है वर्ब की टू लगाकर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको यहीं लिख दो, टू लिसन। इतना साक था। इसमें भी मैं गॉड हेल्प यू फिर बताया था, ये आया हुआ है, मॉडल है, तो शुरुआत मॉडल से, तो आगे भी शुरुआत मॉडल से ही होगी, क्योंकि मैं में हमें देखना नहीं है सब्जेक्ट क्या है। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, गॉड सब्जेक्ट है, हेल्प मेन वर्ब है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये यू यहां पर आ जाएगा गॉड की जगह, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि मेन वर्ब के बाद में, तो मैं के बाद यू, फिर हमें मैंने ये शुरुआत में आ गया तो यहां बाद में तुरंत बी नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। सहायता करने का काम भगवान ही करते हैं, तो बाई गॉड लिखो तो लिख दो, नहीं रहने दो, जैसा है वैसा ही रहेगा, ये पैसिव वॉइस का रूल है। तो ये थे पैसिव वॉइस। अब लास्ट में बचे हैं हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये थे नरेशन के सेंटेंस। मैंने यहाँ पर जानबूझकर ईट लिखा था, ध्यान रखना, अभी भी यही लिखा हुआ है। पहले सबसे पहला सेंटेंस देखो, इस प्रेजेंट सिंपल पर 2 वीडियो बनाए थे, इसीलिए कि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, और मैंने साफ साफ कहा था कि यही गलती करोगे, और वही गलती यहीं पर हुई थी। क्या गलती करोगे, देखो सबसे पहले हमें साइन ऑफ जो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमास को हटाना है, तो डू हेल्पिंग वर्ब है, साइन ऑफ इंटरोगेशन इंपेरेटिव सेंटेंस है नहीं, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ लगाएंगे, पहला काम। फिर प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी पता है कि यहां पर सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। कई बच्चों ने यहां पर भी सेड टू लिख दिया, यानी कि हम जिस सीक्वेंस से चल रहे हैं उस सीक्वेंस से नहीं चल रहे हैं। फिर मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होता है और साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना पड़ता है, तो वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं है। जब नोट नहीं है तो प्रेजेंट सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अगर ये प्रेजेंट सिंपल का होता तो इस प्रकार सिंपल सेंटेंस होता, डू नहीं आता, और पार्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो प्रेजेंट सिंपल पार्ट सिंपल में जाएगा सिंपल सेंटेंस में, तो पार्ट सिंपल में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है। विद्यार्थियों ने यहां पर डिड का प्रयोग कर दिया, तो यू सेकंड पर्सन है, क्योंकि जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है ये इसको हटाना है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार देम, तो इसको चेंज करना है, ये सब्जेक्टिव केस है तो देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, ठीक है। उसके बाद यहां लिख दिया डिड। अरे डिड लिखा है तो फिर नोट कहां है, वाक्य में नोट तो लिखा ही नहीं, अपनी तरफ से लिखोगे क्या, क्योंकि वर्ब है, मेन वर्ब है, यानी डिड का प्रयोग नहीं होगा तो नहीं होगा, तो नो की सेकंड फॉर्म होगी KNEW, और थर्ड फॉर्म होती है KNOWN। इसका मैंने बताया भी था। इफ दे न्यू, उसके बाद में हिम, ये मी है, आई का केस है, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट में क्या है ही, तो ही यहां पर कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम।
ये सेंटेंस इस प्रकार से बनता, लड़कों ने लगभग ने क्या किया है, दे डिड और नो होता है, लेकिन ये अभी की बात नहीं है। हमें इतना ध्यान रखना है कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब तो समझ में आया होगा, यहीं पर गलती करोगे। 2 वीडियोस बनाए हैं, कुछ विद्यार्थी इस बात में है कि हमें आते हैं तो बस वो वीडियोस देखकर चले जाते हैं। पूरा का पूरा देखा करो इस वीडियो में कि कौन से वीडियो में क्या है। कहीं पर भी कुछ भी बता दिया जाता है तो फिर कुछ भी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि होमवर्क तो पूरा करना पड़ेगा। ये भी पूरे आपको नोटबुक में करने पड़ेंगे। उसके बाद में है राम, ही सेज टू राम वाई आर यू लेट, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, WH वर्ड है, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए वाई का वाई लगा देंगे। साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना ऊपर वाले जैसे, तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कहने का मतलब यू यहां पर आएगा, आर यहां पर जाएगा। उसके बाद में बात पूछी गई है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, तो पूछने को आस्क कहते हैं। सेज लिखा होता है, ऐसे लगा दो। तो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है, चाहे कोई सा भी हो। प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस चेंज नहीं होता है, प्रोनाउन चेंज होता है। सेंटेंस को सिंपल बनाना है तो सबसे पहले यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहां पर भी ही है, यहां पर राम के लिए भी ही होगा। तो यहां पर हम ही तो करेंगे, लेकिन ये ही किसके लिए है, ऑब्जेक्ट राम है, राम के लिए, तो यहां राम लिखना था। ठीक है, फिर टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्रेजेंट टेंस है। तो इज आर एम ही के साथ में इज लगता है। इस प्रकार से वाक्य बनता है इज लेट। और ही किसके लिए, राम के लिए, क्योंकि दोनों तरफ यहां पर भी ही है, यहां पर भी राम के लिए प्रोनाउन ही होगा। अगला है रोहित सेड टू हर हैव यू सीन, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है। इफ होगा, हैव चेंज होगा हेड में, यू यहां पर और हैव यहां पर। सिंपल बनाना वाक्य को, प्रश्न पूछा गया है, क्या लगाएंगे, आस्क्ड। उसके बाद यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, हर, किसका केस है, सी का। और रहा यहाँ रोहित लड़का है, तो अलग अलग है। यू सब्जेक्टिव केस है, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी। और हेजेव चेंज होता है हेड एवर। फिर मैंने यहाँ पर जानबूझकर फर्स्ट फॉर्म लिखी, किसी ने भी, एक स्टूडेंट ने जरूर चेंज किया था कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। हेजेव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। मैंने ईट जानबूझकर लिखा कि कोई चेंज करके लिखे या नहीं लिखेगा। तो ईट की यानी ऊपर ईटन होना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं था। और सैंडविच, समझ में आया होगा, ये तो भी हम पढ़ रहे हैं करंट में। अगला है रोहन सेड आई रोट ए लेटर टू योर फादर। वाक्य देखते ही समझ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट है नहीं, पॉजिटिव केस है यू का, यानी यहां पर कुछ मानना पड़ेगा। बात बताई गई है, पर्सन नहीं पूछा गया, डेट लगाएंगे। यहां सेड के बाद टू लगा दो, टू के बाद हम मान लेते हैं आई आया हुआ है, ही हो जाएगा। यहां पर आप हर लिख लो, जो भी मानना है, क्योंकि मैं यहां पर इसलिए हर लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर देखो आई है, फर्स्ट पर्सन है, रोहन के अनुसार चेंज होगा तो ही हो जाएगा। अगर यहां पर भी हम हिम मानेंगे और आई है तो मी तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। और लिख दें तो कोई गलत नहीं है, सही है। आपने जो भी माना है, मैंने यहां हर माना है। डेट यानी सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। डेट आई फर्स्ट पर्सन, रोहन के अनुसार। ही रोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा हेड रिटन। एक ही टेंस है जिसमें इस प्रकार से वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। ए लेटर टू, यहां पर हर लिखा तो योर किस में चेंज हो जाएगा, हर फादर में। आपने माई लिखा है तो वो भी सही है। विमल सेड टू मी यू आर द रियल हीरो। सेड टू डेट लगाएंगे, बात समझ में आ गई होगी, बताने की आवश्यकता नहीं है। टोल्ड, बात बताई गई है। यू यानी आई, क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इज आर एम वाज द रियल हीरो। तो इस प्रकार के ये आपका टेस्ट था, जो कल आपका टेस्ट हुआ था, उसके बारे में हमने पढ़ा। आप रिवीजन करते रहो, क्योंकि जब स्कूल आओगे तो
कोर्स आगे ही चलेगा, वापस नहीं पढ़ाने वाली चीज़ है, तो ध्यान से पढ़ना है, अगले टेस्ट में पूरा ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।